पूरे तरीके से उस भी पैटर्न को अच्छा कर दिए। हमें लगा कि इसमें मैक्सिमम जो प्रश्न पाने की क्षमता थी, मैक्सिमम नंबर पा सकते थे। जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा कि 60 में 30 नंबर आसानी से मिल सकता था, वहां भी 40 में 20 आसानी से मिल सकता था। तो जो 50 तक पहुंच गए हैं, मान के चलो उनका रेशियो बहुत अच्छा है, और उनकी उम्मीद मैं वहां करता हूं जहां मुझे उनको डिजर्व करने की जरूरत है। कुशांक का स्कोर 50 प्लस है, प्रिया जी का 50 प्लस है, ऐसे में कई लोगों का जो 50 प्लस या 40 to 50 के बीच में भी है। क्योंकि अभी कुछ लोगों को डाउट होगा कि ये थ्योरी वाले जो प्रश्न है, किन्होंने कुछ लिया, किन्होंने कुछ लिखा। अब उनके ऑप्शन या उसको जो थ्योरी में आपने लिखा है उसको कितनी बरीकता वो एग्जामिनर देता है, तो वहां थोड़ा सा लिखने की जरूरत है, ठीक है ना। और सब लोगों ने अपने तरीके से कुछ अच्छा खराब लिखने का प्रयास किया होगा, इसलिए मैं इस चीज को समझ सकता हूँ कि यहाँ थोड़ा सा उनके लिए प्लस माइनस हो सकता है। चलिए हम लोग आते हैं 11 से बेटा 10 से। और एक बात बता दूं, 2 दिन सिर्फ बचे हैं किसके लिए? केबीएस के लिए। केबीएस का जो एग्जाम है वो 28 को पड़ा है, ऐसे में 27 में वो लोग निकल जाएंगे, 28 को पेपर देके चले आएंगे। ऐसे पूरी तरीके से जो एग्जाम का एक पैटर्न था फिनिश हो जाएगा। और ऐसे में यहाँ से आपको कुछ चीजें देखने को जो मिल रही है कि एग्जाम का लेवल क्या था, एग्जाम के पैटर्न भी कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए, वो भी बहुत मायने रखेगा। अभी जो वो वाला प्रश्न हो रहा है ना, यहाँ पे 60-40 का रेशियो था, वहां 40 to 60 का रेशियो है। वहां ऑब्जेक्टिव ज्यादा है, थ्योरी वाले कम है। लेकिन जिस तरीके से थ्योरी वन लाइनर यहाँ पूछे गए हैं ये 12 में, अगर ऐसे प्रश्न वहां पूछे गए तो उसका लेवल क्या होगा वो देखने की जरूरत होगी। क्योंकि ऐसा नहीं है, आने वाले समय में भविष्य में जब भी आप एग्जाम देने के लिए डटेंगे तो आप मान के चलिए कि ऐसे प्रश्नों से आपको मुलाकात आपकी होगी। और आने वाली जो वैकेंसी आपकी है टीजीटी, दूसरी वाली नई वाली टीजीटी, आप वहां पे देखेंगे कि वहां भी प्रश्नों के लेवल में और कुछ जो नई शिक्षा नीति है उसमें जो बदलाव हुआ वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। मैं प्रश्न खोल लेता हूँ, उसके बाद आपको लाता हूँ, एक दिन और वेट कीजिए। और जो लोग इसके लिए थोड़ा भी निश्चिंत ना रहे कि एलटीजी ऐसी कैसे जी कैमरा पोछ दीजिएगा, कैमरा पोछ दीजिए कपड़े से। थोड़ा धुंधला दिख रहा है क्या? अब सही है? अभी भी नहीं चाहिए? सुभाष जी। यस सर, कॉटन कपड़ा उससे कॉटन में थोड़ा रगड़ दीजिएगा। कॉटन से पोछ देते आपकी संतुष्टि के लिए, लेकिन मैं बता दूं कि थोड़ा चेहरा हमारा काला ही है। वो जो आप सोच रहे गोरा गोरा दिखे तो दिखेगा नहीं। नहीं गोरा नहीं सर, वो धुंधला सर। वो तो मेलानिन वाला पड़े। बात धुंधलेपन की है तो पोछ देता हूँ। हमें लगा कि आपका बहुत कुछ कृष्ण जी से ही मैच करता है, रंग ही नहीं सर। अर्जुन बैठे हैं यहाँ जो बैठे हैं, खान में हीरा भी पाया जाता है। हम लोग अर्जुन है, बिना कैसे के सब बेकार है सर। नहीं, सुभाष बता दे, सुभाष को लग रहा होगा कि आज डेली तो सर गोरे दिखते थे, आप थोड़ा ऐसे कैसे दिख रहे हैं तो सही करा दे। चिंता होती होगी इनको, में पता है सुभाष को चिंता रहती है इस बात की। हमने कहा सही बता दें कि कैमरा आज सही है, आज सही दिखा रहा है, ठीक है। डेली डेली उस पर वो लगा देते थे, क्या बोलते हैं, अरे आजकल आता है ना चेहरे को स्मार्ट करने के लिए, वो कभी कभी लगा देते हैं कि थोड़ा सा और अच्छा दिख जाए। लेकिन फिल्टर सर, तो आज फिल्टर नहीं लगा सुभाष, ठीक है। आज उसकी तरफ बिल्कुल दिमाग मत ले जाइएगा, जैसा दिखे वैसे साफ दिख रहा है। चलिए बेटा, मैं क्वेश्चनों को खोल लिया हूँ। क्वेश्चनों को एक बार दोहराने से जानते हैं इससे क्या फायदा मिल रहा है कि सारी चीजें थोड़ा सा क्लियर होती चली जा रही है कि किनके कॉन्सेप्ट कहाँ अभी भी गलत है। भविष्य में यदि ऐसे प्रश्न पूछे गए, एक बात बताएं, ऑब्जेक्टिव आता है तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है, लेकिन वन लाइनर अगर प्रश्न पूछे जाने लगे ना, अगर उसका पूरा पॉइंट आंसर कभी कभी क्या होता है देखने के बाद याद आ जाता है, लेकिन अगर आप ना देखे, आंख बंद किए रहे, फिर अगर सोचे कि मैं अच्छा कर लूं तो आई थिंक पॉसिबल नहीं हो पाता है, वो थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठीक है। चलिए आपको लाता हूँ, यहाँ पे लाता हूँ और दिखाता हूँ कि आज का जो प्रश्न है
उन प्रश्नों के लेवल पे चर्चा करते हैं और दिखाते हैं प्रश्न का स्वरूप क्या था। ऐसे में भविष्य में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी, श्योर बढ़ेगी, क्योंकि हर बार ये अदाते ये महाराज का जो पैटर्न चल गया है ये अब आपको देखने को मिलता रहेगा। हर बार आप देखेंगे इमारत 2026 ईयर 260 क्वेश्चन थ्योरी वाले। अब मैं ला देता हूँ आपको बोर्ड पे, ठीक है, नहीं तो ऐसे देखते रहेंगे तो आपकी समझ में कब आएगा, हमारी समझ में ज्यादा आएगा। यस, अच्छा पीछे वाला कैमरा भी तोड़ दे क्या थोड़ा सा, ये सही है? सही है सर। सही है, चलिए आगे बात करें। सही है तो अच्छी। चलो बेटा हम देखते बेटा हम लोग कल कितने प्रश्नों पे आ गए थे, उसी प्रश्नों के आगे बढ़ रहा है। और हम कल प्रश्नों की चर्चा कर लिए थे, 10 प्रश्न हो गए थे। 11वें प्रश्न पे शायद आना था, हाँ यही पे आना था। और यहाँ से आज एक मैंने प्रश्न भी दिया है और उस प्रश्न को थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी मैं चर्चा करता चलूंगा। यहाँ पे जो भी डिफिनीशन इसकी है या जो त्रुटियां होती जा रही है उनको ठीक कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 पे चर्चा करते हैं बेटा। 11 पे ए है, बी है, सी है और डी है। 4 क्वेश्चन है। इनका पहला जो प्रश्न है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 में जो पहला प्रश्न है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्ड आर शोन फॉर फाउल्स इन वॉलीबॉल। करा कि वॉलीबॉल में फाउल के लिए कितने प्रकार के कार्ड दिखाए जाते हैं। अब देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा पेचीदा है, अब समझ में आपके कैसे आता है ये समझने की जरूरत आपको होगी। यहाँ क्या करा कि वॉलीबॉल में फाउल के लिए कितने प्रकार के कार्ड दिखाए जाते हैं। अब देखिए इस प्रश्न का 2 तरीके से उत्तर सही हो सकता है समझने के लिए। अगर कितने प्रकार के कार्ड होते हैं तो 2 प्रकार के कार्ड होते हैं। ठीक है ना, एक होता चेतावनी जब दी जाती है तो उसमें दिखाया जाता है आपको पीला कार्ड, और दूसरा क्या होता है जब कोई आप बड़ी गलती कर देते हैं तो वहां पे लाल कार्ड दिखाया जाता है। पीले कार्ड का मतलब सिर्फ क्या बेटा, चेतावनी है, लेकिन जो लाल कार्ड होता है उसमें खिलाड़ी अपने अंक को भी गंवा देता है। पीले कार्ड का मतलब आपने कोई ऐसी गलती कर दी जो डांटने लायक है तो वहां पे चेतावनी देकर के आपको छोड़ दिया जाता है। लेकिन लाल कार्ड का मतलब आपने कोई ऐसी गलती कर दी जो गलती क्षमा करने योग्य नहीं थी, तो ऐसे में 1 पॉइंट प्लस सर्विस आप गंवा देते हैं। सर्विस ये दोनों आपसे छीन ली जाती है। ये तो पीला और लाल कार्ड की चर्चा है। यहाँ पे अगर देखें तो इस पीले और लाल कार्ड की एक चर्चा और होती है। यहाँ पे देखिए अगर कार्ड के प्रकार की चर्चा है तो 2 कार्ड के प्रकार। अगर कार्ड दिखाए कितने जाते हैं, कितने प्रकार से दिखाए जाते हैं, तो 4 प्रकार से दिखाए जाते हैं। तो बेटा 4 प्रकार से कार्ड दिखाए जाते हैं। अब कैसे कैसे दिखाए जाते हैं इसकी चर्चा की जाए। यहाँ पे अगर बेटा जैसे एक पीला है और एक लाल है, अगर लाल और पीला अलग अलग दिखाया गया तो उसका अलग अलग मतलब है। यदि लाल और पीला एक हाथ में लेकर के दिखा दिया जाए तो इसका मतलब है कि खिलाड़ी ने लाल कार्ड से भी ज्यादा कोई बड़ी गलती कर दी है, जिसके साथ उसे पनिशमेंट भी मिलेगा, चेतावनी भी मिलेगी। इसका मतलब देखिए यहाँ पे दो तो मैंने बता दिए, जो 2 और मैं उनकी चर्चा करता हूं। नंबर 1, नंबर 2, क्योंकि 1 और 2 की चर्चा यहाँ पे हो गई है, या इसको 3 और 4 लिखते हैं। अब देखिए बेटा लाल और पीला, लाल और पीला इसे बोलते सेपरेटली, लाल और पीला।
एक हाथ में लेकर दिखाया जाए। क्या बेटा? बेटा से मत देखा करो बेटा प्लीज को साइड करवा लो बेटा, निकल लो पहले। कार्ड जब आप एक हाथ में ले लेते हैं, एक हाथ में ले लेते हैं, तब अगर दिखाते हैं तो ऐसे में यह भी एक त्रुटि का प्रकार है। जैसे पीला आपने एक बार दिखाया, एक बार लाल दिखाया, तो दोनों तो अलग अलग हो गए, लेकिन लाल और पीला लेने के बाद दोनों एक हाथ में ऐसे करके दिखा दिए। इसका मतलब कि लाल कार्ड से भी बड़ी कोई गलती आप कर दिए। ऐसे में क्या होता है बेटा? ऐसे में खिलाड़ी को जो सेट खेला जा रहा है, जो सेट खेला जा रहा है उससे बाहर, मान लीजिए डेस्कटॉप चल रहा है, माइक बंद करो बेटा पहले। अगर डेस्कटॉप खेला जा रहा है, तीसरा मैच चल रहा है, तो तीसरे मैच से वो बाहर हो जाएगा, उसको उस मैच से बाहर किया जाएगा। ठीक है, सेट से बाहर किया जाए, मतलब जो सेट चल रहा है उस सेट से बाहर। लेकिन अगर चौथा इसी की चर्चा की जाए, लाल और पीला दोनों अलग अलग हाथों में, लाल एवं पीला दोनों अलग अलग हाथों से दिखाया जाए। ऐसा कर लिया जाएगा कि लाल और पीला दोनों अलग अलग, दोनों हाथों में लेकर के उसने दिखा दिया। तब ऐसे में क्या होगा? ऐसे में वह उस मैच से ही बाहर हो जाएगा जिस मैच में खेला। देखो, सेट और मैच में अंतर है। मैच का मतलब एक मैच में 3 सेट या 5 सेट हो सकते हैं। जैसे एक मैच बराबर 3 या 5 सेट। तो जो इसमें तीसरा पहला, मतलब इसमें अगर एक 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 है, तो किसी एक मैच से बाहर होने का मतलब है कि वह लाल और पीला एक हाथ से दिखाया गया। लेकिन लाल और पीला दोनों अलग अलग हाथ से दिखाया, इसका मतलब टोटल यहां तक आप बाहर हो गए, मतलब पूरे मैच से, एक मैच से बाहर या तो एक सेट से बाहर। तो ये याद रखिएगा कि 4 प्रकार के यहाँ कार्ड होते हैं, दिखाए जाने वाले जो कार्ड होते हैं वो 4 प्रकार से दिखाए जाते हैं। कार्ड 2 प्रकार के होते हैं। अगर सिर्फ पूछे कार्ड कितने होते हैं, तो कार्ड 2 होते हैं। कितने प्रकार से दिखाए जाते हैं? 4 प्रकार से दिखाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? जी सर। अब देखिए, अगला देखिएगा, कबड्डी कोर्ट में सेंटर लाइन से बोनस लाइन तक और बोनस लाइन से इंड लाइन की दूरी। बहुत अच्छा प्रश्न, इन्होंने बहुत सामान्य प्रश्न पूछा है। ये वाला लगभग मान के चलिए लोगों ने सही किया होगा। अगर ये 2 भी लगाया होगा इन्होंने, तो भी आधे नंबर के हकदार शायद बन जाए लाल पीला लिख के। हो सकता है या पूरा भी नंबर उनको देख सकता है कि उसने पूछा क्या है या उसके दिमाग में चल क्या रहा था। 4 की चर्चा किया है कि 2 की चर्चा वो रिजल्ट आने के बाद ही क्लियर होगा, वही लोग क्लियर करेंगे। अब आगे देखिए बेटा, अगले क्वेश्चन में क्या कहा है? अगला क्वेश्चन भी थ्योरी वाला ही है एक तरीके से, और इस थ्योरी वाले प्रश्न में इन्होंने दिया है, बी वाले ने, कबड्डी कोर्ट में सेंटर लाइन से बोनस लाइन तक की दूरी। एक कबड्डी कोर्ट हम बनाते हैं, और याद रखिएगा जब कोई इंगित नहीं किया जाता है कि पुरुष है कि महिला है, जूनियर है कि सीनियर है, तो आप सीधा पुरुष सीनियर की चर्चा करते हैं। एक सदैव याद रखिएगा। अगर ये हमारा कबड्डी का कोर्ट है और कबड्डी के कोर्ट में एक लाइन आपकी यहां से देखने को मिलती है, जो आपकी मतलब मिड लाइन होती है, मध्य रेखा होती है, मध्य रेखा आपकी है ये। आप बगल में लाबी देखने को मिल जाती है। लाबी के साथ साथ आप क्या देखने को मिलता है? इसमें 2 चीजें और आप देखने को मिलता है कि एक होती है यहाँ पे वाट लाइन और दूसरी यहाँ पे बोनस लाइन। ये आपकी लाबी हो गई। वही सेम चीजें यहाँ भी है। ये बन गया आपका कोट। बाकी बीच में लाबी को छोड़ने के बाद जो बचता है 1 मीटर दूर पे, 2 मीटर दूर पे,
ये बन जाता है क्या आपका सिटिंग ब्लॉक। ये तैयार होगा आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है, ये आपकी बेटा वॉक लाइन, ये आपकी कौन है बोनस लाइन। प्रश्न आपका पूछा गया है, सबसे पहले आपको अगर ऐसा प्रश्न पूछा है पूरे कबड्डी की माप याद आनी चाहिए, और कबड्डी की माप में आप याद रखिएगा माप बराबर कितना 13 गुणे 10। ये क्या बेटा सीनियर बालक है प्लस जूनियर बालक। दूसरा जो कोट होता है बेटा 12 गुणे 8 का होता है सीनियर बालिका प्लस जूनियर बालिका। तीसरा कोट होता है 11 गुणे 8 का, इसमें सब जूनियर बालक पाब्लिक बालिका, ये कोड बनता है, ठीक है। कुछ नहीं पूछा गया है तो हमारे कोड की मेजरमेंट ये रहेगी, मतलब 13 गुणे 10 की चर्चा हो गई। उन्होंने पूछा क्या बेटा मध्य रेखा से बोनस लाइन की दूरी। अब एक पहले ये भी समझना पड़े कितना, तो ऐसे में जब 13 मीटर का कोड होता है बेटा तो ये होता है 375, ये कितना बेटा 375 यहां से यहां तक 1 मीटर होता है आपका, सब में बोनस 1 ही मीटर होता है, बची जो दूरी होती है वो पीछे चली जाती है। ऐसे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 175 बच जाता है, 175। जैसे 375 और 175 को जोड़ा जाए तो 3 1 4 और 75 75 डेढ़ होता है, 4 1 5 5.5 हो गया और ये 6.5 हो गया, तो मतलब इतना कोट कितना हो गया 6.5 मीटर, 6.5 मीटर इधर 6.5 मीटर इधर, मतलब 13 मीटर पूरा हो गया। तो अब प्रश्न क्या पूछा इन्होंने 375 और ये 1 मीटर ये 175। अब इन्होंने प्रश्न क्या पूछा बेटा, पूछा कबड्डी कोर्ट में सेंटर लाइन से बोनस लाइन तक, सेंटर लाइन से बोनस लाइन तक मतलब यहाँ तक, तो ऐसे 375 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाए कितना बेटा 4.75 मीटर, 1 हो गया। ये आपका हो गया बेटा कि कहां से सेंटर लाइन से बोनस लाइन की दूरी, ये सेंटर से बोनस है, बोनस हो गया। अब दूसरा प्रश्न इन्होंने क्या पूछा बेटा, और बोनस लाइन से इंड लाइन की दूरी, बोनस से इंड, इंड लाइन की दूरी, बोनस से इंड, आपका ये बोनस है यहां से यहां की दूरी पूछ रहा, मतलब कितना 1.75 मीटर, ये भी क्लियर हो गया। 2 प्रश्न आपके ये पूछे गए थे, यहां से दोनों अच्छे थे। अब यहाँ पे ये पूछा गया था अगर भविष्य में इसी क्वेश्चन को उठा करके यहाँ सिर्फ डाल देता सीनियर बालिका, क्या डाल देता ये वाला डाल देता, ये वाला, ये तो हम लोगों ने इसको किया, अगर सीनियर बालिका डाल देता तो आपके कोड की जो मेजरमेंट होती 12 गुणे 8 हो जाती। और ऐसे में याद रखिएगा सब में 1 मीटर का ही होता क्या बोनस, और बाकी सभी में ये जो दूरी होती 3 मीटर की होती है, तो 3 1 4 और ये कितने का बेटा 12 का है, तो 4 2 6, ये इधर ये वाला हो जाएगा, तो 3 1 2 का रेशियो, 3 धन 1 धन 2 का रेशियो बराबर 6 मीटर, 6 इधर 6 इधर 12 हो गया। लेकिन अगर ये इस वाले में सब जूनियर बालक और बालिका में पूछ रहा जाता जहां 11 गुणे 8 है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाता, यहाँ पे भी 3 मीटर ही होता है, यहाँ भी 1 मीटर ही होता है। अब बची जो दूरी पीछे की होती है वो 1.5 मीटर हो जाती है, मतलब क्या हो जाएगा बेटा 3 धन 1 धन 1.5 बराबर 5.5 मीटर, 5.5 दूनी 11 मीटर। ये मेजरमेंट आपका सदैव चलेगा, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, इसलिए याद रखिएगा। एक चीज आप याद रखिएगा क्योंकि 8 8 दोनों में है, तो जहां तक आपका ये होगा क्या बोनस सॉरी लाबी होती है, लाबी से लेकर के जो कोड है, लाबी को छोड़ने के बाद जो कोड है 1 1 मीटर छोड़ने के बाद जो कोड है उस कोड के बराबर ही आपका क्या होता है बेटा सिटिंग ब्लॉक होता है, तो ये भी याद रखिएगा। इसमें अगर 10 में 2 घटाते हैं तो 8 आता है, तो ये 8 गुणे 1 हो जाता है। अगर इसी को 8 में ले जाएंगे ये 8 मीटर होगा, तो इसका
तब ये क्या हो जाएगा बेटा, 6 गुणे 1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इतना आप याद रखें बेटा, यहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे देखिए बेटा, कबड्डी है, कबड्डी की चर्चा आगे होगी, कहीं दिक्कत होगी सारे क्वेश्चन आपके क्लियर किए जाएंगे, वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है। ठीक है, सर जी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बेटा लेते जा रहे हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन देखिए, दोनों क्वेश्चन दोनों अच्छे क्वेश्चन थे, ये भी क्वेश्चन अच्छा था, ये भी क्वेश्चन अच्छा, दोनों करने लायक थे। अब आइए तीसरे पे आते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा दिया जाए इधर पे। और इन क्वेश्चनों को आप जब ऐसे ही पढ़ेंगे तोड़ मरोड़ के तो जल्दी से याद होगा, क्योंकि मेजरमेंट बहुत ज्यादा होती है। काफी लोग ऐसे हैं जो ज्यादा अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो लोग कभी कभी क्या होता है कि जो ये खेल वाला चैप्टर होता है इसमें बहुत वीक होते हैं। तो यहां से हमने देखा केवीएस और इसमें दोनों पूछा गया, यूपी टीजीटी में तो भर मार के पूछा जाता है, और साथ ही साथ एलटी जीआईसी में भी भर मार के पूछा जाता है, क्योंकि दोनों में सिलेबस बहुत बड़ा है इसका। आगे देखिए बेटा, एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों के लिए कुल कितने फील्ड इवेंट होते हैं? अब देखिए फील्ड इवेंट की चर्चा की है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सी है, ए हो गया, बी हो गया, अब सी पे आ गए, ये दोनों करने लायक थे। सी पे आते बेटा, कह रहा है फील्ड आइटम की चर्चा की है। फील्ड आइटम बताया भाई कितने होते हैं एथलेटिक्स में? सभी लोगों ने बहुत अच्छे से दिखा है। कितना? 8 होते हैं। 4 आपके हो जाते हैं किसमें बेटा? 4 हो जाते हैं थ्रोइंग के। सर 4 थ्रो हो जाते हैं, 4 जंप हो जाते हैं। जी, 4 बेटा आपके जंप हो जाते हैं। एक अगर देखा जाए सीक्वेंस से थ्रोइंग में, तो सबसे अच्छा अगर देखा जाए तो एक कटिंग की तरफ जाएगा। चलिए, आपके एक शॉट पुट हो गया, और दूसरा डिस्कस थ्रो, डिस्कस, तीसरा हैमर थ्रो, बिल्कुल हैमर रख लीजिए, हैमर, और चौथा बेटा 4 अगर यहाँ बात की लॉन्ग जंप, हाई जंप, लॉन्ग जंप, हाई जंप, लॉन्ग ट्रिपल जंप, जंप, ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट। और चौथा आपका हो जाता बेटा पोल वॉल्ट। ये 4 ये टोटल। तो ये भी सबसे सरल आइटम था। हमें लगा कि तीनों प्रश्न आपके जो थे तीनों ही मेजरमेंट से आए, मतलब कि सॉरी मेजरमेंट से क्या करिए, तीनों जो आइटम थे ये खेल से ही पूछे गए, इसलिए भी ये बहुत सरल क्वेश्चन बन गया तीनों। और सबसे सीरीज में हमें लगता है सबसे सरल यही रहा होगा। डी वाला देखते, चौथा इसका देखते हैं। पुरुषों और महिलाओं के भाला फेंक में आधिकारिक ओलंपिक रिकॉर्ड धारक कौन है? देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन, और इस पे लगभग सबकी निगाहें रही होगी। अभी 2023 वाले में आप लोगों ने देखा होगा, जब अरशद नदीम जी का मुकाबला हमारे इंडिया के नीरज चोपड़ा जो गोल्डन बॉय उनके साथ चल रहा था, तो इसको आप लोगों ने वहां बाकायदा देखा होगा। और अगर ऐसे में देखा जाए, इन्होंने ओलंपिक की सिर्फ बात की है, ओलंपिक नहीं होता तो 98 मीटर तक भी रिकॉर्ड है कोई चैंपियनशिप में। लेकिन यहाँ क्या बात की गई है कि आपके इसकी चर्चा हुई है, तो यहाँ पे देखा जाएगा तो 1 नंबर पे जो सबसे ज्यादा फेंके हैं अभी तक ओलंपिक में, वो अरशद नदीम जी है। ये कहा बेटा? पाकिस्तान के है। इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, याद करने बहुत अच्छा हो जाता है जब आप याद हो तो 92-97 मीटर है। 1 नंबर तो आपको, आधा नंबर तो आसानी से मिल गया होगा, लेकिन महिला वाला थोड़ा सा मुश्किल होता है। महिला का जब नाम आ जाता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नाम याद करने में। ये क्यूबर की बेटा एक थ्रोवर थी, क्या नाम था, ओसलेडिस। जो ओसलेडिस थी बेटा, ये ऐसे में नाम से याद करोगे जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि ओसलेडिस के साथ मेंडिस लगा है। तो ज्यादातर लोग जब मेंडिस देखते हैं तो सोचते हैं मेंडिस वेंडिस पाकिस्तान में होते थे, जबकि ये यहाँ की नहीं, ये क्यूबा की है। क्यूबा की है। महिलाओं में इन्हीं का विश्व रिकॉर्ड है बेटा। मतलब इसमें 71-53 फेंकी थी,
71.53 मीटर होती है। ये भी क्वेश्चन कुल मिला के देखा जाए तो जीएस की तरह है, फुल जीएस की तरह है ये क्वेश्चन। मतलब इस क्वेश्चन को कहीं भी लगा दिया जाए तो कोई मना नहीं करेगा, चाहे जिस भी एग्जाम में, वो आपके जीके की तरह हो जाएगा। तो 4 क्वेश्चन में बेटा यहाँ पे 3 क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन फुल आपको मिल सकते हैं। मतलब यहाँ आप देखें तो 3 नंबर, 3 क्वेश्चनों में 3 क्वेश्चन आपको सही करने लगे, चाहे आधा को नंबर यहाँ कट जाता, चाहे आधा नंबर आपका यहाँ कट जाता, बाकी ये भी करने लायक था, ये भी करने लायक था, आधा आधा इसमें करने लायक था। तो ऐसे में 3 नंबर यहाँ से आप आसानी से यर्न कर सकते थे। ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं आगे और दिखाते हैं आपको अगला जो इसका टॉपिक है। स्क्रीनशॉट एक आ जाए भाई, जल्दी आ जाए। स्क्रीनशॉट वाले भी आगे आते बेटा। अब आते क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 में देखते बेटा, इन्होंने 12 में दिया क्या, फुटबॉल में कितने सबस्टिट्यूट की अनुमति है। सारे क्वेश्चन देखा जाए तो कहीं ना कहीं खेल खिलाड़ी से ही आए ज्यादातर। अभी बताएंगे कि आपको कितना ज्यादा यहाँ पे फोकस करने की जरूरत थी और कितना लोगों ने फोकस भी किया है। एक क्वेश्चन था बेटा, फुटबॉल में कितने सबस्टिट्यूट खिलाड़ी होते हैं। सबस्टिट्यूट की चर्चा की है। फुटबॉल में सबस्टिट्यूट, देखिए टोटल ऐसे में देखा जाए तो चर्चा जो होती है, जो आप इस टाइप नेशनल टाइप के फुटबॉल देखते हैं तो वहां पे आपको 11-3 की चर्चा होती है, लेकिन टोटल जो सबस्टिट्यूट होते 5 होते हैं। कितने बेटा? 5। अगर क्वेश्चन नंबर बी की चर्चा की जाए तो डबल्स के लिए एक मानक बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई चौड़ाई लिखे। ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने कई बार देखा होगा। बैडमिंटन की चर्चा हो रही है यहाँ पे। अगर बैडमिंटन की चर्चा हो, बैडमिंटन कोर्ट पूछा है, वो भी क्या, लंबाई घन गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई की चर्चा की है। अगर बात की जाए बेटा तो यहाँ 2 तरीके से कोट आप देख सकते हैं। कहीं कहीं कोट को फीट में लिखा जाता, कहीं कहीं कोट को मीटर में। यहाँ पे जो आप देखते हैं ज्यादातर आप देखेंगे कि यहाँ का कोट मीटर में ज्यादा लिखा जाता है, यहाँ का कोट मीटर में ज्यादा लिखा जाता है। और जब इस कोट को आप लोग देखे होंगे तो बहुत आसान कोट और सबसे ज्यादा प्रचलित कोट, क्योंकि यह खेल जगह जगह होता रहता है, इसलिए यह कोट और भी सरल हो जाता है। ऐसे में देखे बेटा बैडमिंटन कोर्ट, तो बैडमिंटन में यहाँ पे नेट लगा होता है। नेट लगने के साथ साथ एक गैलरी बनती है जो यहाँ से सीधी निकलती यहाँ तक जाती है, यहाँ से एक सीधी गैलरी यहाँ तक जाती है। और इसमें देखें तो इसी के साथ साथ एक शॉर्ट सर्विस लाइन होती है जो यहाँ से खिंचती यहाँ तक आती है, सेम यहाँ से लेकर के यहाँ तक आती है। इसी के साथ साथ अगर देखें तो बैक गैलरी इसी में होती है। बैक गैलरी क्या करती है बेटा, डिवाइड करती है सिंगल और डबल्स के जब खेल होते हैं तो वहां पे इसकी बहुत मुख्य भूमिका होती है। ये डबल्स की गैलरी होती है, या बैक गैलरी बोलते हैं इसको, ये बैक गैलरी होगी। बैक गैलरी के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे बेटा कि यह जो बैक गैलरी होती है कोर्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है और कुछ ऐसे डिवाइड होता है। ये इस तरीके से आपका ये कोट तैयार हो जाता है, पूरी तरीके से कोट आपका रेडी है। इसी के ऊपर नेट आपका बच जाता है। यहाँ पूछा गया क्या बेटा, अगर ऐसे में देखें तो 13.40, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 1340 गुणे 610 मीटर में है, मीटर में है। ये मीटर की चर्चा हमने की है। अगर इसी कोड को हम लोग डिवाइड कर ले किसमें, फीट में, तो फीट में क्या देखते हैं बेटा कि ये फीट में अगर नापा जाए तो जो 1340 है ये 44 फीट हो जाता है। ऐसे में 22 फीट इधर 22 फीट इधर हो जाता है। साथ ही साथ अगर देखें 610 की जो चर्चा हो रही है, ये टोटल अगर देखें तो 20 फीट होता है, यहां से लेके यहां तक। ऐसे में जो गैलरी होती है, साइड गैलरी या डबल की गैलरी होती है, 1 सही 1/2 फीट, मतलब कि 1.5 फीट इधर होती है और 1.5 फीट इधर होती है। तो सिंगल जब मैच चलता है तो 1.5 फीट निकल जाता है। ऐसे में कोट हो जाता है बेटा कितने का, 17 फीट का। क्या बैक गैलरी 2.5 फीट होगी, साइड गैलरी 1.5। हाँ, ये साइड की चर्चा हो रही है बेटा। बैक की करेंगे तो 2.5 फीट हो जाएगी
और कभी भी याद रखिएगा जब कोड पूछा जाता है तो ज्यादातर ये मीटर सेंटीमीटर में ही पूछा जाता है, इसलिए इसको आप खूब याद रखिएगा। जो 1.5 फीट होता है बेटा ये 46 सेंटीमीटर होता है, और जो 2.5 होता है ये 76 सेंटीमीटर होता है। और एक बात याद रखिएगा, जो बैक गैलरी होती है, जो नेट की इसमें चौड़ाई होती है, नेट की चौड़ाई उतनी ही होती है जितनी बैक गैलरी होती है। तो आप ये भी मान के चलिएगा कि यह जो नेट होता है 76 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। लंबाई नेट की 20 मीटर पूरी होती है, जितना कोट होता है 20 मीटर की। शॉर्ट सर्विस लाइन अगर देखें बेटा 1.98 मीटर होता है, या इसी को बोल सकते हो 6.6 फीट, मतलब कि 6.5 फीट, 6.6 इसे बोलते हैं, तो 6.5 फीट हो जाता है, या 1.98 मीटर हो जाता है। तो कोड को पूरा जब तक आप इस तरीके से रिदमिक नहीं पढ़े रहेंगे तब तक, आज मान लो बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई चौड़ाई पूछा था, कल हो सकता है कुछ और पूछ लेता, परसों कुछ और पूछ लेता, हो सकता है शॉर्ट सर्विस लाइन की चर्चा कर देता। तो पूरे कोड को एक अच्छे तरीके से पढ़ने की जरूरत है, बाकी आगे इसकी तो चर्चा होगी ही होगी, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना रहे। यहाँ मैं लिख देता हूँ लंबाई और चौड़ाई की जो चर्चा हुई है, लंबाई बराबर 13.40, और जब चौड़ाई की चर्चा करेंगे बेटा 6.10 मीटर में है। ठीक है, तो ये भी देखा जाए तो सरल क्वेश्चन था। जो लोगों ने पढ़ा था, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था तो याद करने की तो जरूरत ही है, मतलब कि आने लायक क्वेश्चन था कुल मिलाकर के। अगला देखा जाए बेटा, बॉडी मास इंडेक्स में कौन सी रेंज स्वस्थ मानी जाती है? मतलब एक आपके बॉडी मास इंडेक्स नहीं, यदि एक क्वेश्चन छूट गया क्या है, सॉरी, हाँ, सिंगल लाइन टेलीस्कोप के आधिकारिक आयाम की चर्चा की, चलिए इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ये बैडमिंटन पूरा हो गया बेटा, याद रखिएगा बैडमिंटन की हमने टोटल चर्चा कर दी है। लगभग जितने भी प्रश्न यहाँ से बनने लायक थे, अगर ध्यान से देखेंगे तो सारे प्रश्न आपको कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी जब हम लोग पढ़ेंगे तो कोशिश करेंगे कि अच्छे से समझाते हुए, फिगर को बनाते हुए, और एक एक कोड की मेजरमेंट को लेते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसका जो तीसरा है बेटा, वो क्या है? टेनिस से दे दिया है, क्या दिया है? सिंगल लाइन टेनिस कोर्ट की आधिकारिक आयाम। सिंगल लाइन टेनिस कोर्ट, अगर टेनिस कोर्ट को देखें बेटा, टेनिस कोर्ट भी आप जैसे उसको देखे थे उसी तरीके से ये भी लगभग मिलता जुलता होता है। इसीलिए जब यहाँ से प्रश्न पूछा गया था भी, तो जो विवादित टाइप का दिख रहा था LTGIC में, कि अगर टेनिस का खिलाड़ी अगर बैडमिंटन खेलता है तो उसपे किस प्रभाव पड़ेगा, इस पे कुछ जगहों पे निगेटिव, 0 और इस तरीके की जो चर्चा हो रही थी उससे संबंधित, क्योंकि स्किल की वहां चर्चा की गई थी, थोड़ा उन्होंने जो दिखाने का प्रयास किया था, इसलिए उसको थोड़ा सा 0 भी कहा जाने लगा था। अब आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखिएगा तो इसका जो बंद कर, या तो कुछ पूछने लायक चीजें हो तो पूछते रहे। इसका जो कोट होता है बेटा, जो इनका बंद कर दूं, माइक नहीं बंद करूंगा तो फिर कुछ लोग हैं जो पढ़ेंगे कम, वो ज्यादा हस्तक्षेप नहीं लगे रहेंगे। जो इसका नेट होता है बेटा जमीन से लगा होता है, और जितना ऊंचा होता है उतना बाहर भी होता है। तो 3.5 फीट लगभग बाहर होता है, और 3.5 फीट इसकी ऊंचाई भी होती है। मिडिल में 3 फीट, किनारे किनारे 3.5 फीट, यहाँ थोड़ा सा डाउन होता है। ठीक है, तो ये इतना बाहर, जैसे किसमें ईटी में आप लोगों ने देखा होगा कि 15-25 ऊंचाई होती, 15-25 बाहर होता है, ऐसे ही 3.5 ऊंचाई होती, 3.5 बाहर भी कोट से होता है। सेम उसी के रूपरेखा पे इसका कोट लगभग तैयार होता है। यहाँ देखिए बेटा, तो यहाँ भी एक साइड गैलरी होती फायर डबल्स के लिए, यहाँ भी एक साइड गैलरी होती फायर डबल्स के लिए, लेकिन उसमें क्या बैक गैलरी यहाँ होती थी, इसमें बैक गैलरी यहाँ नहीं होती है, बल्कि इसकी जो बैक गैलरी की चर्चा की जाए तो एक लाइन आपको देखेंगे कि यहाँ पे बनी होती है ऐसे ऐसे, और यहां से ये मिड से होते हुए ऐसे कुछ ऐसे निकल जाती है। इसमें सर्विस लाइन, इसको इसलिए यहाँ पे इसको बोल दिया जाता है कि सर्विस जो गिरती है, वो गिरने का जो कोट होता है वो यहाँ पे होता है। उसमें यहाँ पे था, इसमें यहाँ पे था, अंतर इतना ही है। बाकी सेंटर मार्क यहाँ पे लगा होता मिडिल में, यहाँ सेंटर मार्क यहाँ लगा होता मिडिल में। बेस लाइन आपकी ये होती है,
ये आपकी साइड गैलरी है, आप डबल्स बोल सकते हो या साइड गैलरी। साइड गैलरी, यहाँ पे सिंगल और डबल्स के आयाम की चर्चा की गई है, इसलिए आप याद रखिएगा कि जो इसमें कोट की लंबाई चौड़ाई की जो चर्चा होती है, ऐसे में जो टोटल कोट होता है, जो टोटल कोट होता है, ऐसे में अगर फिट में देखा जाए तो 76 फीट होता है। ऐसे में यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होता है 76 फीट होता है, और ऐसे में अगर देखा जाए तो 36 फीट होता है। लेकिन बैडमिंटन में हम लोगों ने देखा था कि ये गैलरी 1.5 फीट की होती है, लेकिन यहाँ गैलरी जो होती है 4.5 फीट की होती है, ये भी 4.5 फीट की होती है। तो 4.5 4 9 फीट निकाल दिया जाए, 36 में से 9 निकाल देंगे तो 27 फीट बचेगा। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिंगल के लिए इतना, डबल के लिए 78, सॉरी 78 होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें देखेंगे 23-77 इसका माप होती है ना, 23.77 मीटर में 78 होगा, बिल्कुल करेक्ट है। 78/36 होता है। तो 36 में आप जब घटाएंगे कितना, 4.5 तो 9 फीट आपका बच जाएगा। यही चर्चा यहाँ पे पूछी गई है कि सिंगल कोट में मेजरमेंट कितनी होती है, तो आपको लिखना था बेटा 78 फीट गुणे 27 फीट, ये पूछा गया। डबल्स के लिए होगा तो 78 गुणे 36 फीट। कभी कभी एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है इसमें कि टोटल नेट की लंबाई कितनी होती है, नेट की लंबाई। तो आप सोचो कि कोर्ट से लेके कोर्ट तक तो होता नहीं, कोर्ट से बाहर होता है, तो कोर्ट से कोर्ट तक कितना है, 36 फीट है। 36 फीट में आप 3.5 इधर 3.5 इधर बढ़ा देते हो, तो 36 घन 3.5 3.5 6 एक 7 फीट, 7 और बढ़ा दो इसमें, इज इक्वल टू 7 6 नहीं 3 फीट बढ़ेगा सर, 3 बढ़ेगा, सॉरी, क्योंकि बीच में जो होता है उसकी ऊंचाई बढ़ेगा, तो यहाँ 6 बढ़ जाएगा, यहाँ 6 बढ़ जाएगा, तो 36 6 42 फीट हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट, ये हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न देखा जाए तो क्योंकि इतना ही पूछा गया था, तो ये भी ज्यादा टफ नहीं था, कुल मिला के ज्यादा सरल था ना ज्यादा कठिन था, कुल मिला के करने लायक ये भी प्रश्न था। यदि आपने ऑब्जेक्टिव में कई बार इसको देखा भी होगा, और एक बार नहीं, इसको हम पता नहीं कितनी बार ऑब्जेक्टिव में दिए हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और लाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर डी पे। यहाँ पे लिख भी दिया जाए कितना बेटा, 78 गुणे 27 फीट। अब क्वेश्चन नंबर इस पे आते हैं बेटा, डी पे आते हैं, और डी का जो हमारा प्रश्न है ये कह रहा है कि बॉडी मास इंडेक्स की कौन सी रेंज स्वस्थ मानी जाती है। बीएमआई की चर्चा की है बेटा, वो भी कौन सी, नॉर्मल रेंज। तो नॉर्मल रेंज जो होती है बेटा 18.5 से शुरू होती है और जाती कहां, 25 के अंदर, उसे कहते हैं 24-90 लगभग, यहां तक आती है। 25 के अंदर अगर यहां तक जा रही है तो ये नॉर्मल रेंज आती है। अगर इसके ऊपर जाती है 25 समथिंग में जाते हैं तो वो आप क्या है, ओबेसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। कहां तक, 30 तक। 30 के बाद जब जाते हैं 34-90 या समथिंग में जाते हैं, 35 के अंदर रहते हैं, तो ऐसे में 34-90, तो ये क्या है, फर्स्ट है। अगर 35 से लेकर के 40 के अंदर लगभग आते हैं तो ये ओबेसिटी टाइप सेकेंड है, और अगर 40 के ऊपर चले जाते हैं तो ओबेसिटी टाइप थर्ड है। तो 3 प्रकार की ओबेसिटी की जो चर्चा हुई है वो यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, स्वस्थता की निशानी आपकी यहाँ से यहाँ तक के बीच में है, मतलब 25 के अंदर 18.5 के ऊपर। अगर इसके नीचे है तो भी आप अब नॉर्मल है। ठीक है, तो आपके 4 प्रश्न जो थे बेटा, चारों पढ़ाए प्रश्न थे। अब आपको कितना याद था वो अलग की चर्चा है, लेकिन प्रश्न जो पूछे गए थे हमारे हिसाब से बहुत अलग नहीं पूछे गए, बहुत अच्छे प्रश्न थे। 12 क्वेश्चन हो गया बेटा। 13वें पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की चर्चा की जाए। क्वेश्चन नंबर 13 इन्होंने पूछा बेटा, एड्स के कारण बनने वाले HIV वायरस का पूरा नाम क्या है। HIV जो है HIV
वी का पूरा नाम ये है, का पूरा नाम इन्होंने पूछा था। लगभग लोग इसको बहुत आसानी से जानते रहे होंगे, बहुत दिक्कत किसी को नहीं हुई होगी। एच फॉर है बेटा ह्यूमन, और ये देखिए ये भी आपके टॉपिक से है, या तो हेपेटाइटिस या तो ह्यूमन एचआईवी, दोनों ही टॉपिक पे थे और दोनों की चर्चा हम लोगों ने की थी। और जिन लोगों ने एक दिन पहले इसको लिखा रहा होगा उनको बहुत फायदा मिला होगा। ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी, इम्यून डिफिशियंसी पूरा होता है, याद रखिएगा। ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। इम्यून, जो ह्यूमन इम्यून इम्यून का मतलब यहाँ पे इम्यून या इम्यूनो भी लिख सकते हो पूरा, जब शॉर्ट में, क्योंकि जब एक साथ जोड़ा जाता है तो इम्यूनो हो जाता है, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये इसका पूरा नाम है बेटा। अगला प्रश्न यहाँ से है, मांसपेशियों में अत्यधिक खिंचाव से होने वाली चोट। देखिए इसकी चर्चा तो हम लोग वैसे भी 2 दिन पहले भी की थी, तो आई थिंक जिन लोगों ने पढ़ा रहा होगा उनको तो आसानी से यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं हुई होगी। बी क्या बेटा, बी क्या बोल रहा है? अत्यधिक खिंचाव, मांसपेशियों की चर्चा पहले कर दिया। जहां हमने कहा था अगर लिगामेंट की चर्चा हो, देखिए या तो स्ट्रेन है या तो स्ट्रेन है, 2 ही चोट की चर्चा हुई है, वो भी वहां पे दोनों ही चोटों के बारे में दिया गया कि इनकी फर्स्ट एड कैसे करेंगे, और इसका हम लोगों ने डिस्कशन कई बार किया था। हमने कहा टी से पकड़िए, टी से टेंडन, टेंडन की चोट, टेंडन के साथ क्या बेटा, मसल लगी होती है सदैव, मसल का ये भाग होता है आपका टेंडन। स्ट्रेन इसका मतलब अलग हो गया, हड्डियों से संबंधित, हड्डियों को जोड़ेगा, तो ये क्या है, लिगामेंट की चोट। तो सीधा सा बेटा यहाँ पे मांसपेशियों की चर्चा इन्होंने की है और कहा है कि मांसपेशियों में अत्यधिक खिंचाव से होने वाली चोट को क्या कहते हैं, तो स्ट्रेन कहते हैं। ये क्या बेटा, ये दूसरा था आपका, किसके लिए था, जब आपके लिगामेंट में चोट लगती, हड्डियों को जो बांधे रहता है, तो वहां पे क्या था आपका, ये था, मतलब खिंचाव की चर्चा है। बी हो गया बेटा। अगर सी की चर्चा की जाए तो हेपेटाइटिस बी वायरस के संपर्क में आने के बाद तत्काल अल्पकालिक सुरक्षा प्रदान करता है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, आई थिंक कोई नहीं कर पाया होगा इस प्रश्न को। अब जो कर लिए होंगे वो बहुत बड़ी बात है, बाकी ये प्रश्न जल्दी आता नहीं है क्योंकि थोड़ा सा हाई लेवल का प्रश्न ही है, या तो जिन लोगों ने इसको बहुत डीप पे पढ़ के गए होंगे उन्हीं को हो सकता है। एक बात इसकी तो चर्चा कर ली जाए, इसमें दिया हेपेटाइटिस बी वायरस के संपर्क में आने के बाद तत्काल अल्पकालिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। हाँ, इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको जब चोट लगती है, स्ट्रेन या स्प्रेन लगती है, तो जिस तरीके से आप उस पर एक जो उसकी फर्स्ट एड है, और फर्स्ट एड को राइस के नाम से जानते हो, तो जिस तरीके से यहाँ पे राइस का प्रयोग किए थे कुछ क्षणों के लिए इसको ठीक करने के लिए, ऐसे ही जो हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस है, इस हेपेटाइटिस को कुछ दिनों तक मतलब कि कंट्रोल करने के लिए एक ऐसे उपचार की व्यवस्था की जाती है, उसी की चर्चा यहाँ पूछी गई है। तो हेपेटाइटिस को बेटा कुछ दिनों के लिए कंट्रोल करने के लिए एक जो यहाँ पे टीका लगता है, HBIG उसे बोलते हैं, HBIG। ये जो HBIG है, इसी की चर्चा यहाँ पे की गई है। जो H फॉर है बेटा, हेपेटाइटिस है, इसके बाद यहाँ बी है बेटा, बी फॉर हेपेटाइटिस, बी का बी नाम ही हो जाता है, एच फॉर हेपे, बी फॉर बी, हेपेटाइटिस बी, और आई फॉर जो है बेटा यहाँ पे, यही आपका क्या है, ये रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने, इम्यून, इम्यून है। और जो जी है बेटा वो क्या है, ग्लोबिन की तरह, ग्लोबुलिन जो होता है, ग्लोबुलिन, क्या बोले, ये इसका एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिसकी वजह से जो हेपेटाइटिस बी है कुछ दिनों के लिए कंट्रोल हो जाता है। तो कंट्रोल करने के लिए HBIG इंजेक्शन दिया जाता है, जिसे हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोबुलिन बोलते हैं। तो इसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। ये क्वेश्चन मान के चलिए कि बहुत डिफिकल्ट था, लोग नहीं कर पाएंगे इसको, और इसको आसानी से कर सकते थे।
अगर डी पे चर्चा की जाए बेटा तो यहाँ पे डी में आपके दिया है, क्वेश्चन नंबर डी में, टिटनेस के कारण होने वाला एक गंभीर जीवाणु संक्रमण है। तो जो टिटेनी है आप सभी लोग जानते होंगे बैक्टीरिया की वजह से होता है। क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है। क्या कौन बेटा? टिटनेस नाम लेकिन पूछा है, टिटेनी सबको याद होगा। जो कोलोट्रीडियम, ट्रीडियम क्या बोलते, कोलोट्रीडियम क्या कहते उसे? कोलोट्रीडियम क्लॉस्ट्रिडियम सर, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी। क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, क्लॉस्ट्रिडियम, क्लॉस्ट्रिडियम। क्लॉस्ट्रिडियम भी कहते हैं, बैसिलस भी कहते हैं। हाँ, तो वैसे टिटेनी के नाम से सबको याद रहा होगा। हो सकता है इतना लोग ना लिख पाए, इतना जरूर लिख दिए होंगे टिटेनी। अगर ये दिमाग से उतरा होगा तो टिटेनस के लिए जो इनके इजाद करता था उनको टिटेनी के नाम से जाना जाता है, तो टिटेनी लोग जरूर लिख दिए होंगे। तो यहाँ पे देखा जाए बेटा तो 2 से 3 प्रश्न, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 प्रश्न यहाँ पे आपके सही करने लायक थे, जिनको सही किया जा सकता था। ठीक है, 13 हो गया बेटा। 14 पे आते हैं। कितने बनाने वाले जो क्वेश्चन बनाए, कितना दिमाग और कितना अच्छा प्रश्न बनाए थे कि ऑब्जेक्टिव उतना ही कठिन कर दिए और जो थ्योरी थी उसको उतना ही सही कर दिए। नहीं तो यहाँ भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे ना कि दे देने के बाद लोग घूमते रह जाते। सबसे टफ यही हो जाता, बल्कि उनको लगता कि वो आसान था। एक कभी होता है ना कि जब जोड़ने में कोई चीजें होती है तो एक अच्छा, एक थोड़ा सा, एक ज्यादा मतलब कि आक्रोशित वाले थे, थोड़ा सा नॉर्मल करने वाले। अगर ऐसा ना हो तो जोड़े ना ठीक हो। ठीक है, तो वहां यही है कि उधर ज्यादा टफ था, इधर थोड़ा सा सरल करके लोगों के मन को थोड़ा कंट्रोल कर दिया गया। नहीं निकलने के बाद सब गाली देते हुए घर तक आते। क्वेश्चन नंबर 14 देखते बेटा। 14, अति अम्लता आमतौर पर किस जीवाणु के कारण होती है? ये आपके उनका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। एक शुरू वाला जो पूछा गया था वो एक ही है। तो जो अति अम्लता है मतलब कि जो हाइपर एसिडिटी है, उसके बारे में चर्चा किया है कि जो अति अम्लता है आमतौर पर किस जीवाणु के कारण होती है। तो ये भी मान के चलिए कि थोड़ा सा दिक्कत हो गई होगी ऐसे में, क्योंकि जो पाइलोरिक अम्ल होता है वहां से उसका मिला जुला मिश्रण होता है, इसलिए पाइलोरिक तो है लेकिन पाइलोरिक के आगे जो लिखा है वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ठीक है, जो हेलिकोबैक्टर थे, नंबर 1 हेलिकोबैक्टर, और बेटा हेलिकोबैक्टर और क्योंकि अम्ल जो बनता है वो कहाँ बनता है? हमारे पेट के अंदर, वहीं पे उसकी जो समस्या आती है। और जो पाइलोरिक की एक लेयर होती है उस पाइलोरिक पे पाया जाता है। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक, ये क्या? ये जीवाणु है। ये जीवाणु बेटा इसकी सक्रियता की वजह से कभी कभी अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है पेट में, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी वगैरह तेजी से बनने लगती है। दूसरी चर्चा जो है यहाँ का क्वेश्चन नंबर बी की बेटा, यहाँ पे उस बीमारी का नाम बताइए जिसके खिलाफ नवजात शिशुओं को बीसीजी वैक्सीन से प्रतिरक्षित किया जाता है। मतलब बीसीजी का टीका किसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है? सबसे सरल क्वेश्चन, बीसीजी बराबर टीबी, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, टीबी है ना। सी वाला क्वेश्चन देखिए। सी वाला क्वेश्चन था बेटा, किस डेसिबल स्तर पर ध्वनि प्रदूषण खतरनाक हो सकती है? मतलब खतरनाक होती है, इनकी चर्चा। तो आप लोगों ने देखा था, एक बार हमने चर्चा की थी, अगर 45 डेसिबल कोई चीज हो, सबसे कम जो होती 20 डेसिबल की होती है, और ऐसे में जो 45 डेसिबल की है वो सबसे अच्छी मधुर धुन मानी जाती है। लेकिन ऐसे में यहाँ पे क्या हानिकारक की चर्चा की बेटा? तो ऐसे में 85 डेसिबल
हानिकारक या खतरनाक। और इसको हम लोगों ने जब वो पढ़ा है, क्या पढ़ा था, सेंस ऑर्गन पढ़ा था। सेंस ऑर्गन में हमने इसकी टोटल व्याख्या करवाई है कि कहाँ पे कितनी कितनी नॉइज होती है, शोर कहाँ पे कितना कितना होता है, किन से बचने की जरूरत है, कौन सी अच्छी लगती है, फुसफुसाहट कितने पे होगी। जो गांव की औरतें फुसफुसाहट करके बोल लेती, कभी कभी इतना धीरे धीरे कुछ लोग बोलते हैं कि सुनने वाला इतना कान सेट करके सुनता है कि अगर उसकी भाषा उसकी समझ में ना आए तो एक आम आदमी कभी समझ ही नहीं सकता। तो ये भी एक कला थी कि पहले जो महिलाएं हुआ करती थी, अम्मा उम्मा को देखिए, तो लोग कभी कभी ऐसी बातों को, जैसे अगर ये क्या है, ये नानी है और ये आपकी अम्मा है, जैसे सास, और ये आप, जैसे सर सास के डर से हाँ, बहुएं बातें करती हैं धीरे धीरे। सास के डर से बहुएं नहीं, सास कभी कभी जब अपनी बेटी से बात करती है, यहाँ ये बहू है, बहू के डर के मारे सास जब बेटी से कोई चीज बताती है तो ऐसा धीरे धीरे बताती है कि समझ में ही नहीं आता है। बहू इससे बात फुसफुसाहट सर, फुसफुसाहट सर, फुसफुसाहट सर। जी वही फुसफुसाहट जो है, तो ठीक है। तो ये भी कभी कभी आपको देखने को मिला, लेकिन अगर इतने पे आप सुन रहे हैं तो ये बहुत ही हानिकारक है। आपके कान के पर्दे की फटने की भी संभावना यहाँ पे बनी रहती है। ये वाला क्वेश्चन जो था, इसमें जो था, इसमें एक ही क्वेश्चन करने लायक था। सब में जहां जहां आप 3-3 कर ले रहे थे ना, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ही क्वेश्चन आपके लायक था, बाकी क्वेश्चन आपके लायक नहीं था। डी, चौथा क्वेश्चन इसका देखिए तो और क्लियर हो जाएगा। चौथा, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा प्रदूषक इसके लिए जिम्मेदार है? भाई, हाँ भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन सर। हाँ, क्लोरोफ्लोरो। अच्छा भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस कहाँ से निकलती है? आपके घर में निकलती है? फ्रिज वगैरह में भी होती है। फ्रिज हो गई सबसे ज्यादा आज एसी। सौंदर्य की जो क्रीम वगैरह आती है उससे। अच्छा, तो क्रीमों मतलब कि क्या महिलाएं इसका दोषी है कि परत की क्या? जी बिल्कुल। तो सरकार अगर जान गई तो एक्स्ट्रा टैक्स लगा देगी। ओजोन परत हमारी गड़बड़ हो रही, वो भी महिलाओं की वजह से। ठीक है, तैयार रहे। 15वां देखिए भाई, अंतिम क्वेश्चन है ये, अंतिम क्वेश्चन है। यहां से सही बताए तो ये 2 क्वेश्चन सिर्फ सामान्य थे, बाकी 4 एकदम मतलब अजीबो गरीब थे। ये क्वेश्चन भी किसी के समझ से परे था, ये भी क्वेश्चन लगभग परे था। ये क्वेश्चन नॉर्मल लोग जो थे वो कर सकते थे, जिन लोगों ने थोड़ा सा इसको पढ़ा था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को या फिर से निकलती है, लेकिन 90% लोग बताए कि इससे अनभिज्ञ थे। 15वें में देखे बेटा, सी वाला क्या था, प्लीज रिपीट कर दीजिए। सी वाला कौन सा? ये ऊपर सी ऑप्शन 80 वाला। ये वो आवाज नहीं आ रही थी उस समय जी। मैंने कहा कि बेटा, जो हानिकारक ध्वनि होती है ना, हमारे कान जिसको सहन नहीं कर पाते, वो 85 डेसिबल है। डेसिबल 85 डेसिबल की जो आवाज होती है वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती है। 85, ऐसे में 75 तक सुनी जा सकती है, 75 के ऊपर जाते हैं तभी चालू हो जाती है, लेकिन जब हानिकारक की चर्चा होगी तो 45 डेसिबल आ जाएगा। अगर 85, 45 डेसिबल सुंदर है, सुंदर है। जब कोई व्यक्ति जिसकी आवाज अच्छी लगती होगी तो वो समझ लो 45 डेसिबल में बोल रहा है। यह आवाज पति पत्नी की भी हो सकती है, कि आवाज सुनने में थोड़ा अच्छी लगे। पत्नी की तो 85 होती है, पत्नी की 85 होती है। तुम्हें पता था कुछ लोग 85 कहेंगे जरूर।
पत्नी 85 ऊपर 90 तक जाती है। 85 से 90 तक जाती है। एक बार बताए, अगर कभी कभी ये आवाज जो 85 है 30 भी रहेगी ना तो भी हानिकारक हो जाएगी। इतने तो भी हानिकारक हो सकती है। जब कोई काम करवाना होता है तो फिर इतनी होती है। तो कभी कभी किसी की आवाज 30 नहीं, अगर वो 20 वाली बोलेंगे ना, जिसको 20 डेसिबल तक सुनी जा सकती है, अगर वो 20 डेसिबल तक बोल देंगे तो भी हानिकारक हो सकती है, ये भी याद रखिएगा। अब आइए बेटा 15 पे आते हैं। ये इतना इसलिए थोड़ा बोला गया ताकि ये याद हो जाए, दिमाग में आ जाए, इसलिए बोला गया, बाकी किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है, ठीक है। 15 पे आते हैं बेटा, 15 पे आते हैं। प्रत्येक टीम से ज्यादा, अच्छा टीम है, ये टीम लिख गया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर दैट आर फॉलोड in the present on field during a handball match from each team। ये सरल क्वेश्चन था। ये प्रत्येक टीम से ज्यादा कितने खिलाड़ी हैंडबॉल मैच के दौरान मैदान में उपस्थित हो सकते हैं। प्रत्येक टीम से चर्चा की गई, प्रत्येक टीम से ज्यादा कितने खिलाड़ी हैंडबॉल मैच के दौरान, हाँ तो याद रखिएगा, साथ ही चर्चा यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। जी हैंडबॉल की चर्चा है। हैंडबॉल वो भी प्लेइंग, खेल के दौरान 7 खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। जोड़ों में हड्डियों को जोड़ने वाले कठोर ऊतक के बैंड लिगामेंट में होने वाली चोट को कहा जाता है। मतलब दोनों प्रश्न पूछ लिए गए, कितनी बड़ी बात है ये। और उन्होंने अपने टॉपिक में दिया भी था स्ट्रेन और स्ट्रेन। इन्होंने अब कहा कि जोड़ों में जो हड्डियों में जो हड्डियों को जोड़ने वाली, मतलब बोन टू बोन, बोन टू बोन मतलब हड्डियों से हड्डियों को जो जोड़ने वाली होती है उन्हें लिगामेंट बोलते हैं बेटा, लिगामेंट। और यही पूछ रहा है कि जो जोड़ने वाले ऊतक होते हैं अगर उनमें चोट लगती तो किसे कहते हैं, तो लिगामेंट की चर्चा की गई है। हमने अभी चर्चा की थी, याद करने के लिए, एक स्ट्रेन और एक स्प्रेन। स्ट्रेन में टी लगा है तो हमने कहा टी फॉर टेंडन, तो टेंडन तो है नहीं, या तो टेंडन की चोट या तो लिगामेंट की चोट, तो लिगामेंट की ये हो जाएगी बेटा आपकी, ये आपकी टेंडन की है या मसल कह सकते हो, तो यहाँ लिगामेंट या हड्डी बोल सकते हैं। हाँ सर, कह रहे हैं जब पेन जैसे होती है तो न्यूरामेंट लगाते हैं, न्यूरामेंट लगाते हैं जब पेन होती है। हाँ ये भी ठीक है। तो हाँ पेन हाँ में सर, न्यूरामेंट उससे भी हो सही है, ये भी ठीक है, बिल्कुल याद करने का जरूरी है, आप समझ लो, जान लो कि हम बाहर है। और एक बात बताएं, जो चीजें आप ट्रिक से याद कर लेते हो ना, वो आपके जो आपकी मेमोरी है उस मेमोरी के अंदर फीड हो जाता है। बाकी चीजें तो बाहर मेमोरी में होती है, कभी भी आती जाती रहेंगी। सी की चर्चा करते हैं बेटा, सी वाले पे आते हैं। तैराकी में पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल में वर्तमान ओलंपिक रिकॉर्ड धारक कौन है। मतलब ये अभी की चर्चा कर, वर्तमान 2024 की चर्चा किया है। 2024 ओलंपिक में कह रहा है कि 100 मीटर फ्री स्टाइल में रिकॉर्ड किसके पास है। सर ओलंपिक की बात कर रहा है सर, 2024 और 25 की नहीं कर रहा है सर इसमें। नहीं देखिए क्या कह रहा है, तैराकी में पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल में वर्तमान ओलंपिक कौन सा होगा। करंट ओलंपिक इसमें लिखा है, याद रखिए, प्रश्न में लिखा गया करंट ओलंपिक लिखा है। तो इसलिए करंट ओलंपिक, वो नहीं तो सीधा कौन हो जाते हैं आपके, आ जाते हैं आपके 2008
माइकल फेल्प्स। माइकल माइकल फेल्प्स। फेल्प्स के ऊपर चला जाता प्रश्न, लेकिन यहाँ इन्होंने करंट ओलंपिक की चर्चा की, इट्स मीन 2024 की चर्चा की है। तो 100 मीटर फ्री स्टाइल में तैराकी की चर्चा, और वो भी मेल एंड फीमेल दोनों पूछा गया, पुरुष नहीं, पुरुष की पूछा है, पुरुष की 100 मीटर फ्री स्टाइल में वर्तमान रिकॉर्ड किसके पास है। तो बेटा इस बार पैन जैनल ने जीता था, वो बात चीन के थे, पैन जैनल चीन के थे। इन्होंने बेटा इस रिकॉर्ड को इस बार अपने नाम किया था। हर बार ये लगभग चला जाता था अमेरिकन के पास, लेकिन ऐसा अभी हुआ है कि जो यह रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ के अपने हाथ में ले लिया है। ठीक है बेटा, तो इनका जो रिकॉर्ड रहा था बेटा 46-40 का रहा है, 46.40, इतने में इन्होंने पूरा कर लिया, 46-40 में। आगे देखते हैं एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन डी। कूदने और दौड़ने जैसी प्रतियोगिताओं में बार बार अत्यधिक भार पड़ने के कारण होने वाली एचिलिस टेंडन की सूजन को क्या कहा जाता है। ये भी क्योंकि नाम दे दिया इसलिए और सरल हो गया। इन्होंने दे दिया कि जो आपकी ये एडी है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो सोलियस मसल होती है, इस सोलियस मसल के नीचे से यहाँ से ये एक टेंडन होता है जो लंबा जहां तक फैला रहता है, और कभी कभी इसी टेंडन में बहुत दर्द होता है। कुछ लोगों को जो जंपर उम्पर होते हैं सबसे ज्यादा उनको यही पीड़ा होती है। इस टेंडन में जब स्वेलिंग आ जाती है तो उसी को एचिलिस टेंडन के नाम से जानते हैं। क्या बोल रहे ना, एचिलिस टेंडन, एचिलिस टेंडनाइटिस। हाँ, टेंडन हो गया, ये इसका नाम है एचिलिस टेंडन जी, ये एचिलिस टेंडन है। और जब चोट लगेगी तो टेंडनाइटिस हो जाएगा, तो एचिलिस टेंडनाइटिस, ये टेंडनाइटिस हो गया। यहाँ पे क्या होता है बेटा, इन्फ्लेमेशन या किसी वजह से यहाँ पे चोट जब लग जाती है तो थोड़ा सा अंदर स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से जब आप सुबह उठते होंगे तो यहाँ पे पैर आपका सीधे जमीन पे पड़ता नहीं, दर्द बहुत होता है। कभी कभी लास्ट में जब यहाँ का साइनोवियल वगैरह सूख जाता है तो यहाँ पे एक साइनोवियल का इंजेक्शन भी लगता है जब दर्द कम नहीं होता है। तो ये हम लोगों में सबसे ज्यादा होता था, क्योंकि हम लोग जंपिंग और शॉर्ट रेस करते थे तो बहुत समस्या होती थी। लास्ट में ये हो रहा था कि उसको बोलते हैं घोड़ा वाली सुई, मतलब इसको आम भाषा में घोड़ा वाली सुई हम लोग कहते थे कि यार वहां घोड़ा वाली सुई लगी है। बड़ी मोटी सुई होती है, और क्योंकि जो साइनोवियल होता है बहुत वो होता है, टफ चढ़ता है, वो समझ लो अगर वो चढ़ रहा है तो जैसे अब कैसे बताया आपको कितनी पीड़ा होती है उसमें। और बिल्कुल जो ये लास्ट वाला पार्ट होता है यहाँ पे लगती है, हड्डी के अंदर घुसा के लगाते हैं। तो ये क्या बेटा, एचिलिस टेंडन है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ का जो प्रश्न था, एक प्रश्न आपका आसान था, 7 खिलाड़ी, लिगामेंट भी आसान था, ओलंपिक वाला कठिन था, और एचिलिस टेंडन भी सरल था। 3 प्रश्न यहाँ पे थे, 2 प्रश्न यहाँ पे थे। एक्यूरेसी में देखा जाए, टोटल प्रश्नों की अगर एक्यूरेसी की हम चर्चा करें बेटा, टोटल प्रश्नों की एक्यूरेसी की चर्चा करें तो ऐसे में जिन्होंने टोटल में इस 60 प्रश्नों की सीरीज में, जो अभी तक हम लोगों ने जिनकी चर्चा की है, इन 60 प्रश्नों की सीरीज में जिन्होंने 30 प्रश्न सही कर लिए होंगे, ऐसे में 30 से ज्यादा भी लोग सही कर सकते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि अगर आप 30 प्रश्न सही कर लिए, 60 बराबर 30 सही, 30 सही, और वो जो 40 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव है उसमें आप ज्यादा नहीं 15 सही कर लीजिए, तो 30 10 40 5 45 का रेशियो सामान्य से कह सकते हैं। अब इसके ऊपर जो चले जा रहे हैं, यहाँ पे 60 में 10 क्वेश्चन और भी बढ़ा सकते हैं आप, इसको आप 40 पे ला सकते हैं, लेकिन इसको हमारा मानना 20 आप नहीं ले जा सकते हैं। आप एक बार फिर से चाहे चेक कर लीजिएगा, इसको हम 15 ही मान के चलते हैं। तो 40
10 50 50 5 55 55 का मतलब ये है कि अगर कोई 50 भी पा जा रहा है तो बहुत सही दिशा में है। मतलब कि मेरिट में उसका नाम रहेगा 100% मान के चलिए। 100 में मतलब 50% में चर्चा किया हूं। 100 नंबर में से जो 50 नंबर पा जाएगा वो 100% होने वालों में है। बाकी मैं बता दूं जिस तरीके से लोगों को उठाया गया है वहां पे अगर मैं चर्चा कर दूं तो जिन लोगों ने ये जो रेशियो मैंने लगाया है 45 वाला, ये भी बहुत अच्छा रेशियो है। और खास करके बताऊं फीमेल्स में, तो फीमेल्स तो हो सकता है 40 पर भी हो जाए। यहां तक लेवल गिर सकता है, क्योंकि जब हमने देखा कि उन्होंने उठाने का प्रयास किया कितने लोगों को उठाया जा सकता है यहां से, तो वहां पे निगेटिव मार्क किए गए। जो गर्ल्स में आपकी मेरिट थी फीमेल्स में वो 0.06 पे लिए गए हैं, कहीं कहीं तो कुछ में माइनस पे 80 में लिए गए हैं। तो इसका मतलब है जिन्होंने बेटा ऐसा किया होगा आई थिंक वो बहुत अच्छा करके आए हैं। बाकी लोग तो मैं बता दूं कि जितने लोगों ने अभी तक मुझे स्कोर अपना शेयर किया है कि मेरा स्कोर यहां तक रहा है, अगर वो स्कोर सफिशियंट है, आपका सही है, तो मैं मानता हूं कि आप अच्छी जगह पे हो, वहां पे दिक्कत नहीं होनी है। क्योंकि पिछली बार भी भारत का जब पेपर हुआ था जिसमें लगभग 9 से 10 लोग हुए थे यहाँ से, तो हमने देखा था कि उन लोगों ने जिस तरीके का स्कोर किया था वो उनका बहुत अच्छा उनकी निगाह में स्कोर नहीं था। उन्होंने कहा कि सर बहुत अच्छा पेपर हम लोग नहीं कर पाए, जबकि ऑब्जेक्टिव ही था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उन सभी लोगों का हो गया था, इसलिए मुझे लगा कि ऐसे में यहां भी वही संभावना दिखेगी। क्योंकि वन लाइनर जो ऑब्जेक्टिव थे ना इतने सरल नहीं थे। एक बार डिस्क्रिप्टिव होता कि 120 वर्ड में लिखने के लिए, तो हो सकता है कि गलत सही लिख करके कुछ लोग अपने राइटिंग से आंकड़ा बढ़ा लेते। यहाँ राइटिंग का कोई मतलब नहीं, एक तरीके से उसको ऑब्जेक्टिव ही मान के चलिए। जो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप अगर मेजरमेंट में अगर 44 गुणे 20 आप लिखा है तो सही है। आप वहां कुछ भी फेर बदल नहीं कर सकते हो, ना ही वहां अपने मन से कुछ लिख सकते हो। ज्यादातर प्रश्न उनके ऐसे हैं, लगभग 40 प्रश्न ऐसे हैं, 40 का 50 प्रश्न ऐसे हैं जो टू द पॉइंट है, जहां पे कोई फेरबदल आप जो लिखोगे वही दूसरा भी लिखेगा। 10 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें आप में और लोगों में थोड़ा सा तुलनात्मक चर्चा की जा सकती है। जैसे जहां पे कुछ चीजें पूछ ली गई थी, जैसे कि वह कौन सी प्रेरणा तो छोड़ दो, वो जो 1-2 प्रश्न आए थे ना उससे कहां से नेतृत्व वगैरह से, कि कौन सा नेतृत्व होता है जिसमें सभी लोग आपस में मतभेद नहीं करते और सब लोगों की राय मानी जाती है, कुछ में किसी की राय नहीं मानी जाती। तो कुछ लोग निरंकुशवादी लिखेंगे, कुछ लोग डेमोक्रेसी लिखेंगे, कुछ लोग मतलब जो भी करें, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है बेटा, आई थिंक क्लियर हो गया, कहीं किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्नों को मैंने भेज दिया है, ऑब्जेक्टिव वाले बात देख लीजिएगा। 20 प्रश्न उसके बच्चे 20 प्रश्नों भी लगाऊंगा इसलिए ताकि आपका तुलनात्मक अध्ययन एक होता रहे कि भविष्य में यदि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो मेरी कैपेसिटी क्या रहेगी, ताकि ऐसे प्रश्न जल्दी पूछे नहीं जाते हैं अब जो आयोग में आप देने के लिए जा रहे हो। क्योंकि 2 एग्जाम हमारे बीच बचे हैं, एक केडीएस का बचा, केडीएस वाले 2-3 दिन के मेहमान है, वो लोग जल्दी से अपना कवर कर देंगे। ऐसे में LTGIC के स्पेशल बैच कराएंगे। LTGIC में फिर से बता दूं, LTGIC और TGT का बैच वो एक है और दोनों में सिमिलर चीजें, कुछ भी अलग नहीं है। डेली टेस्ट जो चल रहा है वो आपके UPTGT के लिए स्पेशल होता जा रहा है, और जो बाकी हम लोग अब जो थ्योरी पढ़ेंगे कल से, वो हमारे लिए स्पेशल क्या होगा बेटा, LTGIC के लिए होगा। और एक बताता है, बीच में कोई किसी को न बोलेगा न कुछ कहेंगे कि सर ये वाला ज्यादा जरूरी, ये वाला ज्यादा, ऐसे नहीं। सीधा हमें जितनी नीड है, कितना बताना चाहिए, उतने तेजी से पढ़ाएंगे और उतना जल्दी खत्म करें। क्योंकि यूनिट फर्स्ट को कई बार रिवाइज किए, यूनिट फर्स्ट से फिर से रिवाइज करेंगे ताकि आप बीच में कहीं बोलने का आपको मौका ना मिले। और एक बात, जहां मैं अभी बीच में पढ़ा दिया हूं उस पर ज्यादा डिबेट नहीं होगी। वो जितना जल्दी खत्म हो पाएगा उतना जल्दी से दिखा के खत्म करेंगे।
बाकी मैं उसके सिर्फ प्रश्न दूंगा, आप प्रश्न डेली लिखोगे। जिन लोगों का एलटी में निकला है वो लोग एक जो डिबेट ग्रुप बना है उस डिबेट ग्रुप में कम से कम 5 कॉपियां ऐसी शेयर की जाएगी जो लगेगा कि जिन्होंने अच्छी राइटिंग के साथ अच्छा कॉन्सेप्ट तैयार करके लिखा है, ताकि जो बाकी लोग हैं, क्योंकि सबकी कॉपी चेक नहीं की जा सकती है। हाँ, आएगी तो मैं सबको एक सरसरी निगाह से देखूंगा जरूर, लेकिन उसको मैं शेयर करूंगा। उसमें उसके बाद अपना तुलनात्मक अध्ययन कीजिए कि इन्होंने क्या लिखा था, हमने क्या लिखा था, या इनसे बेहतर हम कैसे लिख सकते हैं। समझ गए बेटा? आई थिंक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। जी जी है? जी, अब आप बोल सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी डिस्कशन किया था क्या? ये 40 क्वेश्चन ये हमारे वाले नहीं, इस पे नहीं हुआ, करने को किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लंबा थोड़ा हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं एक क्वेश्चन पर हमारे कुछ क्वेश्चन तो ऐसे जो करने लायक है, सही बताए, मतलब इसलिए करने लायक है क्योंकि उसका जो स्टैंडर्ड है बहुत अलग है। मजा मुझे आ रहा था प्रश्न को देख के, थोड़ा सा लग रहा था कि यार मतलब ऐसे अगर प्रश्न बने तो लोग कहाँ जाएंगे, मेरी कहाँ होगा। जो कहते हैं ना कि फिजिकल एजुकेशन में हर समय 110, 109, 108, 105, 100 इतना पहुंचती मेरिट। अगर इसकी तरीके से बना दिया जाए पेपर 40 प्रश्न जैसे इन्होंने इमारत में बनाए हैं, तो सही बता रहा हूँ, अगर 125 प्रश्न बना दे तो 50 प्रश्न करना भी मुश्किल हो जाएगा, निगेटिव कर दे तो 50 से मेरिट बन जाएगी। केवीएस के एडमिट कार्ड में, हेलो, हाँ बेटा, केवीएस के एडमिट कार्ड में भी सेम इंस्ट्रक्शन है जैसी उसमें ईएमआरएस वाले में थी। इसीलिए बेटा, इसीलिए मैंने इसको दोहराया, और दोहराने का मेरा जो मकसद था वो यही था कि एक बार केवीएस वाले भी अपने आप को रिवाइज करें, क्योंकि देखिए सबसे उम्मीद है, फर्स्ट जो टीयर फर्स्ट क्रॉस कर लेते हैं उनसे बड़े उम्मीद जुड़ जाती है, और हमें लगता है कि उनका कहीं ना कहीं भला होना चाहिए। लेकिन मैं केवीएस वालों को बता दूंगा फिर से, केवीएस वाले ध्यान दें, 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, तो 60 में कोशिश करिए थोड़ा बचा के, क्योंकि अभी मैंने देखा है कुछ लोगों का नाम मैं नहीं लूंगा जिन्होंने किया, लेकिन उन्होंने 40 में 30 प्रश्न अटेम्प्ट कर लिए जिसमें से 15 भी नहीं सही कर पाए। तो ऐसे में उन्होंने लगभग 15 का मतलब है 5 तिहाई 15, 3 अपने प्रश्न और भी गंवा दिए, 5 प्रश्न गंवा दिए। तो अटेम्प्ट वही करिएगा केवीएस में अगर आपको लगे ज्यादा टफ है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने बहुत कम किया है तब तो एक बार आप थोड़ा सा हौसला अफजाई करके जो 50-50 वाले उनको टच कर जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार वो टच करने लायक नहीं थे प्रश्न, तो हम बिल्कुल टच मत करिए, छोड़ दीजिए, बल्कि चलेगा, वो काम हो जाएगा। 40 जो आपके पास ये थ्योरी वाले आ रहे हैं, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, वो थ्योरी वाले कर लीजिए। अगर सबकी अनुमति होगी 2 दिन के लिए, और तो 2 दिन में यहाँ से जहाँ ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न जो पूछे गए 3 ही जगह से पूछे गए हैं। एक पूछा गया बेटा फिजियोलॉजी से, और स्पेशल फिजियोलॉजी में आपकी सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, मसल और डाइजेशन, जिसमें डाइजेशन का सिर्फ एक ही प्रश्न था, मसल से भी एक ही 2 था। लगभग 5-5, 6-6 प्रश्न है, किसे इन दोनों से, किससे, रेस्पिरेटरी और आपके चले जाइए वहां से सर्कुलेटरी से, सबसे ज्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। बाकी जितने भी आपके गेम्स थे, गेम्स से सबसे ज्यादा प्रश्न उठाए गए हैं। अगर 40 प्रश्नों में देखा, 60 प्रश्नों में देखा जाए तो लगभग 20 प्रश्न आपके सिर्फ स्पोर्ट्स से है। अब 20 ही प्रश्न आपके कहाँ से है, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी से भरे हैं। तो 20 प्रश्न ऐसे हैं जो अतिरिक्त जगहों से पूछे गए हैं, चाहे वो किसी से भी पूछे, चाहे डिजीज जो है, चाहे कि थ्योरी वाले प्रश्न कहीं से भी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि 2 दिन का जो समय था, अगर सबकी परमिशन कल क्लियर होगी तो, क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे में एक टॉपिक सर्कुलेटरी का, और एक ऐसे नहीं, सर्कुलेटरी को एक डिस्क्रिप्टिव जब तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने देखा उसमें वॉल्यूम और कैपेसिटी के कई क्वेश्चन भरे थे, कई वॉल्यूम पूछ रहे, कई कैपेसिटी पूछ रहे थे। तो ऐसे में जब तक लोग नहीं समझेंगे कि इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी या रेजिडुअल वैल्यूम क्या है, या कैपेसिटी कैसे चेक की जाती है, कैपेसिटी को कैसे आप नापेंगे, तो वो क्लियर नहीं होता है। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूंगा। बाकी आप एलटी और टीजीटी, यूपी टीजीटी के लिए आप बिल्कुल तैयारी में आ जाइए, और फुल मूड से आ जाइए कि आपके पास जो 2 महीने हैं वो 2 महीना नहीं, 60 दिन नहीं, बल्कि वो आप घंटों में जोड़ी, हमारे पास इतने घंटे हैं और उतने घंटे को यूज करते हुए चल रहा है। ठीक है बेटा, गुड नाइट सर। साथ में टीजीटी वालों को भी
देखते चलिएगा। बेटा टीजीटी का डिसीजन होता ही जा रहा है, जितना पढ़ा रहे सब टीजीटी है, समझ लीजिए। जितना पढ़ाएंगे सब टीजीटी ही पढ़ेंगे आप, क्योंकि थ्योरी पढ़ेंगे टीजीटी के लिए, और जो ऑब्जेक्टिव दिन भर चलता है टीजीटी ही चलता है। दोनों का सिलेबस तो सेम ही है, अच्छी बात है कि और डीप में पढ़ाई हो जाएगी, दोनों का सिलेबस दोनों ये कहो कि टीजीटी के लिए और अच्छा होता जा रहा है, कि टीजीटी का स्पेशल होता जा रहा है, कि हर बात तक हम चलते चले जा रहे हैं। 2 दिन बाद सर ये केवीएस एनवीएस का है, चाहो तो कुछ 2 दिन में कुछ डिस्कशन करवा दीजिए, कोई अच्छा टॉपिक है। सर जो टीजीटी के 30 से 40 प्रश्न आएंगे, जो टीजीटी के जिसमें मेरिट बनती है, इसमें सिलेक्शन होता है 20-25 प्रश्न सर, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। कोशिश की जाएगी 2 दिन और थोड़ा सा लोगों कोई भी ऐसा टॉपिक में हो जाएगा तो उनके तो एग्जाम है। ठीक है, चलो बेटा गुड नाइट। हम भेजते हैं क्विज आपको करने के लिए एक और। गुड नाइट। खुश रहिए, खुश रहिए। जय सर। जय